छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और यहाँ पर पहला सवाल हमें मिला है सुपर चैट पर ही श्रवण सिंह जी का। इनके सवाल हैं तीन। एक बोल रहे हैं रामको सीमेंट वीकली ब्रेकआउट पर सर कैसा लग रहा है, और जीएमडीसी पर बात हो गई है, एक बार जीएमडीसी पर भी राय, और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों पर आपका व्यू अंशुल जी। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, सोना इंस्ट्रूमेंट सर, ये 1700 करोड़ का मार्केट कैप है और वॉल्यूम 64,000 का है। ऊपरी स्तर से काफी नीचे भी आया था, 630 से नॉनस्टॉप 200 रुपए। बाउंस बैक भी ठीक था, वॉल्यूम के साथ फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। जब तक 430 टिका हुआ है आप मान के चल सकते हैं कि एक बार 540 तक जा सकता है। किसी तरह का कोई बाई कॉल का रिकमेंडेशन नहीं है। जीएमडीसी फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में 618 निकला है। क्लोजिंग वीकली अगर इसके ऊपर आ जाती है तो 700 रुपए का टारगेट आराम से मिल जाएगा। स्टेप स्टेप फैशन में चलेंगे, जाना उसको 1000 रुपए है, बट छोटा छोटा वन स्टेप एट ए टाइम 700 रुपए फिलहाल पकड़ के चलेंगे। रामको सीमेंट में सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट है, फर्स्ट अटेम्प्ट ब्रेकआउट 1120 के ऊपर गया, नीचे आया 974 तक, सेकंड अटेम्प्ट वापस ब्रेकआउट का मारा है 1120 के ऊपर। जब तक टिका है आराम से 1400 से 1500 रुपए जा सकता है। सीमेंट सेक्टर में इस समय यही एक स्टॉक है जो सबसे तेज है, इसके बाद आपका अल्ट्राटेक सीमेंट तेज है। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट तेज है और रामको सीमेंट पर भी अंशुल जी ने राय दे दी है। जीएमडीसी पे ऑलरेडी बात हो गई है और बता दिया है, और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट पर भी आपको राय मिली है। अगला सवाल हमें मिला है अरमान अली साहब का, राम रतन वायर सर 303 में इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें इस काउंटर पर? राम रतन वायर, एक और वायर कंपनी, और कौन सी वायर कंपनी कल ही परसों हम देखे थे? KEI है, नहीं पॉलीकैब नहीं, है। छोटी कंपनी थी, छोटी कंपनी थी। राज रतन है क्या? राज रतन भी कोई है? राज रतन राज रतन, हाँ राज रतन राम भी ग्लोबल। हाँ राज रतन आया था लिस्ट में। खैर, राम रतन वायर में सर गैप अप ओपनिंग है, 1731% वॉल्यूम राइज है। अर्निंग्स की वजह से बढ़िया गैप अप आया है। हालांकि 7% का गैप अप है, ये करीब 12-15% का होता तो ज्यादा अच्छा होता। एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आने लगता, बट नॉनदलेस 7% भी बुरा नहीं है। अब स्टॉक में एक शिफ्ट आया है जो डेली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो का था। एक एटलीस्ट हायर हाई हायर लो बना है, लेकिन प्रीवियस लास्ट हायर लोअर हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, 315 तक जा सकता है। 315 निकलता है तो फिर सॉरी 349 तक जा सकता है। 349 निकलता है तो फिर 400 रुपए तक जाएगा। यहां से 349 तक की जर्नी थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए, 349 पे जाके अटक सकता है। स्टॉप लॉस अगर लेना है तो फिर आपको ले लेना चाहिए 303 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर राम रतन वायर पर आपको राय मिली है सर। और अंशुल भाई, और कोई केबल काउंटर है जो आपकी रडार पर हो? आप बता भी रहे थे जैसे राज रतन वायर या ये KEI पॉलीकैब वगैरह, इन सभी में आपकी राय? राज रतन में एक्चुअली एक कप नैंडल पैटर्न बना था 36 हफ्ते का 471 में, जिसको 2 हफ्ते में वर्टिकली फेल किया और लास्ट वीक में वापस से सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है। तो जनरली सेकंड अटेम्प्ट वाले स्टॉक ज्यादा मेरे इंटरेस्ट में आते हैं। तो 470 के ऊपर जब से ये आया है मेरे इंटरेस्ट में आ रहा है काउंटर। स्टॉप लॉस इस समय थोड़ा सा डीप है, 380 रुपए का। तो 100 रुपए नीचे यानी लगभग 20-25% नीचे स्टॉप लॉस लगाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पाने के लिए भी 75% की रैली चाहिए होगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ टाइटनेस बने, स्टॉप लॉस 8% के अंदर आए तो फिर इसमें बाई कॉल दूंगा। ये टॉप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है, लेकिन 25% का स्टॉप लॉस लगाना यानी 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो अभी रुकना चाहिए, टाइटनेस बनते से जरूर बाय देंगे। लिस्ट में बना ही हुआ है, एक्टिवली बना हुआ है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आनंद वर्मा जी, पहले तो वो धन्यवाद बोल रहे हैं अंशुल जी की सर आपने IOC में प्रॉफिट बुक कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IOC में माफ़ कीजिएगा, ये पहले धन्यवाद बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि IOC में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? ये धन्यवाद किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? आई थिंक ये IOC के लिए ही बोल रहे होंगे। आपने IOC काफ़ी समय से इस काउंटर पर आप बुलिश रहे हो अंशुल भाई, अब इसमें क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें क्या?
सर कल की कैंडल थोड़ी सी खराब है, बट मैं बहुत जल्दी करना भी है तो 50% कर लीजिए, क्योंकि मेरे को अभी भी लग नहीं रहा कि राइट साइड डेवलप जरूर करने के लिए 8-10 हफ्ते रुक सकता है, बट अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। 224 240 का जो टारगेट है, 220 240 का जो टारगेट है एज इट इज इंटैक्ट है। हाँ, राइट साइड डेवलप करने 8 से 10 हफ्ते इस रेंज में अटक सकता है, तो अगर करना ही है तो आधी प्रॉफिट बुक करके आधी पोजीशन होल्ड कर लीजिए, क्योंकि साइडवेज रहेगा, थोड़ा पुल बैक करेगा तो आपकी घबराहट एंजाइटी बढ़ेगी। तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी 50% थोड़ा सा रुक के देख लेंगे। ठीक है। आर पावर और सिगाल में फ्रेश एंट्री करने का सही समय है क्या? दूसरा स्पेलिंग बताइए सर। आर पावर, रिलायंस पावर, अंशुल जी। और दूसरा दूसरा सिगाल, दूसरा सी CIGALL। CIG डबल सर एक बार स्क्रीन पे लगाइए तो मिल जाएगा, तब तक मैं आर पावर आपको बता रहा हूँ। आर पावर में 163 दिन में 66% करेक्शन है। अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा गैप अप आया था, लेकिन 29 रुपए 30 पैसे निकलना बहुत जरूरी है। 29-30 जब तक नहीं निकलता है तब तक मैं वैसे इस पे बाई नहीं देता हूँ इन सब काउंटर्स पे। बट अगर तेजी बननी भी है तो 29-30 निकलना जरूरी है, तब 33 रुपए 30 पैसे तक की तेजी बनेगी। तो 29 रुपए 30 पैसे तक का आप देख सकते हैं। दूसरा अच्छा, ये जो फ्राइडे बाय दिया था 200, ये फ्राइडे बाय दिया था सर 305 के टारगेट के साथ 299 पे भी बुक कर आया है। इसमें 215 दिन का पूरा बेस ब्रेकआउट आया है 283 पे, जिसका टारगेट लगभग लगभग 360 से 366 रुपए है। तो स्टॉक में तेजी है। फर्स्ट राउंड 7-8% हम लेके निकले हैं, वापस से जब टाइटनेस बनेगी फिर बाय करेंगे। बड़े स्ट्रक्चर में छोटे छोटे मूव्स प्ले करेंगे। 366 तक का टारगेट दिख रहा है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर है हमारे पास जोसेफ हॉस्पिटल। नमस्ते सर, प्लीज़ हेल्प मी, आई हैव जोसेफ हॉस्पिटल 70 रुपये का, व्हाट टू डू? ये गणेश जी हैं, जोसेफ हॉस्पिटल। ये सर BSE ओनली काउंटर है। मार्केट कैप इसका पता नहीं, केवल 6-8 दिन ऑफ ट्रेडिंग दिख रहा है। चार्ट ही नहीं है, चार्ट का डेटा भी नहीं है, तो इस पे तो कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत ये नहीं। शायद SME से आया है क्या? ग्रुप का है, SME ग्रुप का है अंशुल भाई। मैंने भी अभी देखा 154 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मुझे लगा कोई शायद हाल फिलहाल का IPO होगा जो लिस्ट हुआ होगा, तो उस पर कुछ बन रहा होगा। एनीवेज, एक काउंटर है सुशील जी का। हमारे सुशील जी पूछ रहे हैं करारो इंडिया। सर इस पे कोई बुलिश ट्रेंड बनना है क्या? GMDC पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, करारो इंडिया पर पूछ रहे हैं सर। करारो इंडिया में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बनाने की कोशिश है। 630 तक 630 की जोन तक जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, ये पूछ रहे हैं वेंडिट इंडिया और BLS इंटरनेशनल पर क्या व्यू रहेगा सर? सर वेंडिट इंडिया में 6904 का लेवल रिक्लेम हो रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 7500 और उसके ऊपर निकलता है तो 8140। दो लेवल आपको बाउंस बैक में मिल सकते हैं। मंथली चार्ट पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 14492, जिसका पहला टारगेट 6900 था, तो उसी लिहाज से बाउंस बैक बन रहा है। 8150 तक बन सकता है अगर 50 डे मूविंग एवरेज 7500 क्रॉस हुआ तो इस रैली में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 4440 रुपए है। ठीक है। सुभोजीत रॉय जी पूछ रहे हैं सर SGS सिरमा, इसको करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं 2 से 3 साल के लिए? सिरमा सुबह अच्छा लग रहा था, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट पे हैमर था, हैमर को फॉलो थ्रू मूव मिला है 801 के ऊपर। अगर बड़ा स्टॉप लॉस 724 का आप लगा सकते हैं तो आपको 11-1200 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन इतने बड़े स्टॉप लॉस पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज कैचअप होके टाइटनेस का वेट कीजिए ताकि स्टॉप लॉस 8% के अंदर हो, तो थोड़ा महंगा सस्ता जो भी मिले
8% की रेंज वाला जब स्टॉप लॉस बने तब बाई करना चाहिए, अभी तो अवॉइड करना चाहिए। हालांकि स्ट्रक्चर एकदम बुलिश है, बायस एकदम बुलिश है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा है कि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा, इसलिए मना करना पड़ रहा है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर रीना जी का, ये पूछ रही हैं कि सर आईएफसीआई और महाराष्ट्र बैंक, इन दोनों पर अपना व्यू दे दीजिए, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें अभी भी? सर आईएफसीआई तो आज सुबह ही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई दिया था 64-70 में, रिस्क फ्री भी इंट्राडे में हो ही गए हैं। 66-40 में टारगेट दिया है 69 तक का, तो आईएफसीआई में कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, 69-70 तक तो आराम से मिलना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट मतलब पील आउट करना स्टार्ट कीजिए पोजीशन थोड़ा थोड़ा, अगर ट्रेडर है तो। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले अविनाश जी से बात हो रही थी, अविनाश गुराशकर जी से, करीब उनको 80-85 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। एनएससी के आईपीओ का इसमें ट्रिगर है, एनएससी का आईपीओ आता है तो ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एनएससी में वो हो सकता है बेचें तो इनको काफी अच्छा पैसा मिले, तो वो एक ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक चल रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 69 और उनके लिहाज से, इन्वेस्टिंग के लिहाज से 80-85 कुछ रुपए बताए हमने टारगेट। दूसरा दूसरा कौन सा था सर? आईएफसीआई महाराष्ट्र के बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंकिंग सारे स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इस वीकेंड में मैं यही देख रहा था कि ये जितने भी बैंकिंग है, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन सब में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो मैं अगर कोई भी पुल बैक आता है बैंक निफ्टी में तो मैं बुलिश एविडेंस पे इन स्टॉक्स की तरफ देखूंगा। ये स्टॉक शायद थोड़ी तेजी से चलेंगे। महाराष्ट्र बैंक आपको याद भी होगा बहुत धीरे चला, हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत धीरे चला, लेकिन पहला टारगेट 67.63 आया है। बट अब रिलेटिव स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, 70-24 के ऊपर जैसे टिकना चालू करेगा इसमें भी अच्छी अपमूव आ सकती है। तो ये जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं इनमें ये कह सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट ब्रॉडर मार्केट और अगेंस्ट बैंक निफ्टी दोनों बन रहा है। तो मैं अगले 2-3 महीने इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूंगा और ब्रेकआउट्स प्ले करना पसंद करूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है मोहम्मद रफ़ीक साहब का, ये पहले तो गुड मॉर्निंग रफ़ीक साहब, और ये पूछ रहे हैं सर जीपीएल अरे भैया ममता मशीनरी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। सर रफ़ीक साहब, ये जो आप एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के लिख रहे हो और यहाँ पे ये थोड़ा समझ आना कम आ रहा है, लेकिन आपके दो शेयर में समझ पा रहा हूँ, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, एटीजीएल और ममता मशीनरी। चलिए ठीक है, मैं 2-3 शेयर समझ गया हूँ। इन पर बता दीजिए राय, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, एटीजीएल और ममता मशीनरी पर। सर एटीजीएल तो 520 रुपए की बाई रेंज से 565 का पहला टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका है। लास्ट टाइम भी 1 जनवरी को 50 डे मूविंग एवरेज 597 रिजेक्ट हुआ था। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज पिछले 5 में से 4 बार रिजेक्ट हुआ और ये 6वीं बार आया है। जनरली 3rd-4th टाइम में निकालने लगता है रेजिस्टेंस, ये 6th अटेम्प्ट है उसको टेस्ट करने का, तो अब निकलना चाहिए। तो आई वुड वेट, 600 के ऊपर अगर टिकता है तो अगला टारगेट 618 का खुलेगा और ओवरऑल मेरे को 705 रुपए जाते हुए दिख रहा है अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिक गया तो यहाँ से 630 तक का सफर मतलब ऊपर नीचे वाला रहेगा और 630 के बाद क्लियर ब्लू स्काई है, फिर एक बड़े बुल ट्रेंड में आ जाएगा। ममता मशीनरी पुल बैक कर रहा है, 458 तक कर सकता है, उससे ज्यादा ममता मशीनरी में बोलने बताने के लिए कुछ खास है नहीं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन गैप के साथ वापस 910 रुपए निकाला है, फिर 1090 का टारगेट है, लेकिन लास्ट टाइम 1052 के पास से लौटा था। हाई तो बना था इसका 1067, लेकिन 1052 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था। तो 1052 के आसपास का टारगेट पकड़िए, 1052-1090 इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी रेंज रहेगी। 1090 के ऊपर सीधा सीधा खुल जाएगा 1231, तो 1052-1090 की जोन वॉच कीजिए। सेलिंग दिखे तो एग्जिट कीजिए, नहीं दिखे और 1090 निकल जाए तो 1231 तक के लिए होल्ड कीजिए। और पहला वाला स्टॉक इनका जीपीएल, जिनने बोला अगर वो जीपीआईएल है तो जीपीआईएल में अभी कोई ट्रेड नहीं है। वो एटीजीएल, अदानी एनर्जी और ममता मशीनरी, इन 3 को ही ले रहे हैं। वो जीपीएल वो पता है क्या कर रहे हैं, वो अंशुल और फिर उसके आगे एक स्पेस देके जी लिख रहे हैं और फिर पीएल लिख रहे हैं स्पेस देके, तो मुझे लगा जीपीआईएल ये शायद लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंशुल जी
फिर मैंने जब इनको ध्यान से देखा तो प्लीज़ को PL लिख दिया इन्होंने, तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप वाली जो लैंग्वेज होती है वो वाली। कोई भी नहीं अंशुल भाई, कुछ बुढ़ापा कहना आ रहा है सर आपका, जवान लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं। अंशुल जी, अब अंशुल और स्पेस दे के जी लिखेगा कोई बंदा, और फिर वो लिखेंगे स्पेस दे के PL, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे शायद इनसे एक स्पेस छूट गया। GPIL पूछना चाह रहे हैं हम, तो शेयर बाजार के शेयर ही ढूंढते हैं सर हर लैंग्वेज में। नहीं नहीं, बुढ़ापा आ रहा है सर। अब चलो सर, आप कह रहे हो तो चलो ठीक है, आपसे 2-4 साल ही बड़े हैं। नहीं नहीं, आगे मेरा बढ़, तो नहीं आ रहा सर, मैं तो अभी नहीं भी नहीं नहीं, डाल डाल कोई बात गुलाटी नहीं, मारता हूं। कोई बात नहीं। मैं तो अभी भी डाल डाल ही चलता हूँ। हाँ, वो मैंने देखा आपको, अभी वो ऐसा होता है ना, आखिरी समय में जब दिया होता है वो और ज्यादा प्रज्वलित होता है। देखो धीरे धीरे आप खोलते जा रहे हो, अभी कांड पूरे में खोल दूंगा तो फिर बोलोगे कि यार ऑन स्क्रीन क्यों बोल दिया है, उकसा रहे हो मुझे। वो कांड तो हमारे पास भी है अंशुल जी। एक तरफा थोड़ी नहीं होगा। मैंने तो आपकी बीवी को सब बता दिया कि बम्बई में क्या क्या करके आए हूँ, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो नहीं बताए वो हम बता देंगे। नहीं, सब बता दिए सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर, रिलायंस में क्या करें अंशुल भाई? सर रिलायंस पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो उस पर नो कमेंट्स। मेरी डिलीवरी लॉन्ग है और पुट्स बिके हुए हैं। अच्छा ठीक है। अ, एक सवाल है हमें PFC और REC पर। वैसे मैं सनी भाई से भी पूछ चुका हूँ, क्योंकि REC के एक्विजिशन के लिए PFC को मतलब प्राइस देना होगा, क्योंकि वो 52% स्टेक गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं REC के अंदर। क्या करें सर PFC और REC पर? तो वैसे भी रिलेटिव वीक काउंटर्स हैं और 50 वीक मूविंग एवरेज से दोनों रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा बहुत कोई खास व्यू नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ पीएफसी में ज्यादा है कंपेयर टू आरईसी, तो अगर बने ही रहना है तो पीएफसी में बने रहिए। बाकी मेरे हिसाब से कहीं अच्छे काउंटर में मूव कर जाइए तो पैसा मिल जाएगा वापस से। ये आपका टाटा स्टील स्टेबल हो गया है, और जो बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि बड़ा पुल बैक आएगा आपके मेटल काउंटर्स में, आया नहीं। इमीडिएट नहीं लेना है, बट हाँ यहाँ से निकल के थोड़ा सा टाटा स्टील बेस कंप्लीट कर ले, वहां पे एंटर कर लेंगे तो आप अगले 6-8 महीने 1 साल में ज्यादा पैसा कमा लेंगे। या फिर फॉर दैट मैटर नीचे जो लेवल डिस्कस किए हैं आईटी में, उन लेवल्स पे इंफोसिस या टेक महिंद्रा या HCL टेक ले लेंगे तो भी उन लेवल्स से आपको अच्छा पैसा दे जाएगा कंपेयर टू दी स्टॉक्स। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें सर टाटा टेक पर, इस पे क्या राय रहेगी आपकी? ये काउंटर इसमें थोड़ा मेरे टूट गया है। पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर, तो मैं इस पे भी नहीं, कोई अदानी ग्रीन इस पे, रिलायंस पे और हाईटेक पाइप पे कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। अच्छा, इसके लेवल तो बता दीजिए अंशुल जी। 629 का लेवल टूटा है, इमीडिएट सपोर्ट था। इसके बाद इमीडिएट सपोर्ट 589 के आसपास है। बॉक्स लो अगर फेलियर होता है 629 का तो फिर बॉक्स हाई 687 रेजिस्टेंस है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं समीक्षा जैन जी, इनके 2-3 सवाल हैं सर। अरे इन्होंने तो पूरा सवालों से बॉक्स भर दिया मैडम। गॉडफ्रे फिलिप्स, JBM ऑटो, अवंती फीड्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ADF फूड्स, एजिलिटी और अदानी काउंटर्स में एंट्री करें 6 महीने के लिए, कहाँ पर? अंशुल भाई, मैं थोड़ा सा सवाल को शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए, अदानी काउंटर्स पर 1-2 पर हम बात कर चुके हैं। JBM ऑटो पर बता दीजिए और सेजिलिटी पर बता दीजिए। इन दो में बता दीजिए कि एंट्री कहाँ कर सकते हैं। तो JBM ऑटो में 605 रुपए के ऊपर 690 रुपए तक की एक बाउंस बैक वाली तेजी बनेगी। ओवरऑल रेंज बॉटम 504 के आसपास से चला है। रेंज टॉप 691 और 764 है, तो 691 तक आ सकता है अगर 605 के ऊपर टिका तो। दूसरा सेजिलिटी बोला था ना आपने? जी, सेजिलिटी में अपना पूछा गया। सेजिलिटी एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी 14 नवंबर को, जिसका हाई था 54.20 और लो था 47.60। उसी के अंदर चल रहा है। थर्ड टाइम लो स्वीप करने आया है। जब तक 47 नहीं तोड़ रहा है आप लॉन्ग रह सकते हैं 54 तक के लिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है संदीप सिंह जी का, ये पूछे हैं HDFC लाइफ का क्या रेट में लेना चाहिए सर? HDFC लाइफ, हाँ,
HDFC लाइफ में नहीं, इसमें नहीं टूटना चाहिए था 728 जो टूट गया है, तो अब 665 रुपए तक पहले फर्स्ट लेवल ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन वहां तक आ सकती है, तो अभी तो कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बन रही है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर नेफ्रो केयर में, इसमें बता दीजिए सर क्या करना चाहिए। ये नेफ्रो प्लस जो आईपीओ वाला है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 499 पे आया था, टारगेट 575 रुपए है, 527 530 के पास अटक रहा है। अगर आपने आईपीओ बेस ब्रेकआउट लिया है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 515 का, और नहीं लिया है तो अब लेट हो चुके हैं। एक सवाल हमें मिला है ईथर इंडस्ट्रीज पर, सर स्टॉप लॉस क्या कट गया है, अब पोजीशन लेना है या नहीं, इसको होल्ड करना है, क्या करें। ईथर में ईथर इंडस्ट्री में सर 71 हफ्ते का कपनल पैटर्न बना था। ब्रेकआउट कैंडल लास्ट वीक की बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये अर्निंग्स वाली जो नेगेटिव कैंडल आई थी 3 फरवरी को, इसमें वीकली कैंडल खराब की है। हालांकि 980 का लेवल अभी भी होल्ड हो रहा है, तो कैंडल खराब है लेकिन पैटर्न अभी भी वैलिड है। 980 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। स्टॉप लॉस टारगेट डन हो चुका, इसमें हमारा सर टारगेट डन हो चुका था, टारगेट डन होने के बाद ही नीचे आ रहा है। 1070 का टारगेट था, डन हो चुका है हमारा। 980 जब तक प्रोटेक्टेड है, पैटर्न इंटैक्ट है, दोबारा अगर कोई बुलिश एविडेंस दिखेगा तो हम बाय देंगे। ठीक है। सौरभ जी का सवाल है SDBL 129 के 200 और आइनॉक्स विंड के 144 रुपए पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, दोनों में लॉस चल रहा है, किसी में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, SDBL और आइनॉक्स विंड में। सही, बिल्कुल, आइनॉक्स विंड में तो बाउंस बैक अब आना चाहिए, क्योंकि नॉन स्टॉप 17 महीने में 60% गिरा है। एटलीस्ट 10 वीक मूविंग एवरेज 115 और आइडियली 20 वीक मूविंग एवरेज 125 रुपए तक बाउंस बैक आना चाहिए इस स्टॉक में। अब मगर अगर बाउंस बैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 104 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। मैं होता तो मैं इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट जरूर करता, लेकिन आप मत कीजिए, क्योंकि आप 104 का स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, फिर अगर वो कटा तो 75-80 रुपए होगा, फिर आप पूछेंगे एवरेज कर सकते हैं, तो मैं तो कर लेता एवरेज 104 के स्टॉप लॉस से। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं स्टॉप लॉस, कोशिश मत कीजिए। अगर लगा सकते हैं तो फिर बिल्कुल जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करना यहाँ पे बनता है। दूसरा SDBL सोम डिस्टिलरीज, हाँ, STBL में फील्ड ब्रेकआउट के बाद कोई बुलिश एविडेंस बना नहीं, 8 हफ्ते में 51.74% करेक्ट हुआ है। 50 मंथ मूविंग एवरेज ऊपर में 96 रुपए पे है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। 96 अगर निकला तो 104 तक अगला बाउंस बैक बनेगा। आइडियली 104 रुपए तक 96 टू 104 इस जोन तक बाउंस बैक आना चाहिए। वीकली चार्ट पे काफी अच्छा दिख रहा है, डेली चार्ट पे भी गैप के साथ नीचे गया, गैप के साथ ऊपर गया, गैप के साथ नीचे आया, और वो दोनों गैप तो वापस डिसरेस्पेक्ट हो रहे हैं, तो बुलिश एविडेंस दोनों तरफ से क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रणवीर जी, ये पूछ रहे हैं, प्राइम मेंबर हैं हमारे, ICICI बैंक पर ये बाय कर सकते हैं या वेट करना पड़ेगा। मैं बार बार इंडसइंड बैंक बाई बता रहा हूँ, इस जोन से इंडसइंड बैंक बाई करके चलिए। हालांकि ICICI बैंक भी 1328 का लेवल रीटेस्ट कर लिया है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट कैंडल बन चुकी है, जो बुलिश एविडेंस हम ढूंढते हैं वो बन चुका है। अब 1328 अगर नहीं टूटता है तो ICICI बैंक बहुत आराम से 1700 से 2000 रुपए बहुत आराम से देगा, मगर ये इन्वेस्टर्स को देगा, ट्रेडर के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 छठवां महीना है जहां पे टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पे। 1700 2000 दोनों लेवल आएंगे, बट ये आपका पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट कर देगा। एक सवाल हमें मिला है रमन राजपूत जी का, ये बोल रहे हैं, सर मैग्नेटिक क्लाउड M क्लाउड के नाम से है ये काउंटर, 26 रुपये का चल रहा है ये अंशुल भाई, और इन्होंने लिया है 53 रुपये के 4000 शेयर। अब ये पूछ रहे हैं लॉस बुक नहीं करना, कब तक होल्ड करूं, क्या कब तक बाय प्राइस आ सकता है। सर ये जिद तो स्टॉक मार्केट में मतलब जिसको कहते हैं सुसाइड, वो वाली है कि लॉस बुक नहीं करना, क्योंकि ऐसे 2-3 क्लाइंट है हमारे जिन्होंने जिद पाल के रखी थी आरकॉम में, यस बैंक में, रिलायंस कैपिटल में, कि अंबानी साहब हैं, इनका तो पैसा डूब ही नहीं सकता, एक ना एक दिन वापस आ जाएंगे। ये सब कहानी 2008 से सुन रहा हूँ, बट अभी तक अंबानी साहब का रिटर्न हुआ नहीं, और जिनमें हुआ भी उनमें से वो एज ए प्रमोटर बाहर हो चुके हैं।
6 हफ्ते में 79.88% गिरा है। मे भी एक बाउंस बैक आपको 31-32 की जोन तक मिल सकता है, वहां पे रिव्यू करेंगे। बाई की कतई कोई सलाह नहीं है, मतलब आई वुड कंप्लीटली अवॉइड डिस्काउंटर। अगर आपके पास है तो एक बार वेट कर लीजिए, समवेयर अराउंड 31-32 की जोन में दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, नवकार कॉर्प पर सर क्या करें? नौकार गौर पे 103.50 निकलता है तो 116 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। बट क्या ट्रेड करना चाहिए इस ब्रेकआउट को? जवाब ना है। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है ज्योति जी का, ये पूछ रही है टेक्नो इलेक्ट्रिक सर शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रहेगा इसमें? टेक्नो इलेक्ट्रिक ये 1089 वाला इस पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है सर। वीकली चार्ट पे बाउंस बैक कर रहा है। 50 वीक मूविंग एवरेज 1236 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट इवेंचुअली ये काउंटर 600 रुपए आएगा। तो बाउंस बैक में 50 वीक मूविंग एवरेज 1226 के आसपास तक आए तो सेल कर देना चाहिए। ठीक है, विश्वजीत जी पूछ रहे हैं सर एचडीएफसी बैंक और एचसीएल स्टॉक को करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं क्या? विश्वजीत और कौन से नहीं नहीं सर, विश्वजीत तो हमारे दर्शक हैं, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक। एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक में तो एक फील्ड ब्रेकआउट बना है 1695 के पास, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 1568 था, जो कंप्लीट भी हो गया है। अर्निंग्स का नेगेटिव रिएक्शन था, ऑलमोस्ट जो नेगेटिविटी थी निकल चुकी है। अगर कोई नई नेगेटिविटी बननी भी है तो 1575 के बाद बनेगी। आइडियली इसको सेकेंड अटेम्प्ट 1695 के ऊपर लेके ऑल टाइम हाई 1924 तक जाना है, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ 1570 1575 तोड़ता है तब घबराहट स्टार्ट होगी, तो अभी तो कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। एचडीएफसी बैंक जैसा हमने डिस्कस किया था, बॉक्स लो 918 920 के आसपास बाई कीजिए। ये गैप अप में आपको एक राउंड 994 दे चुका है, पुल बैक है, वापस से 900 920 की जोन मिलती है तो बाई करके ही चलना चाहिए। बॉक्स लो जैसे ही फेल होगा ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन तो 1016 और 1120 तो टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर ट्राइडेंट में क्या करें सर, प्रशांत जी पूछ रहे हैं। ट्राइडेंट पे तो अपन ने उस दिन जब ट्रेड डील के बाद गैप अप हुआ था तब डिस्कस भी किया था कि ट्राइडेंट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। जब वापस से 2977 के ऊपर टिकेगा, टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे तो होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। 2977 के ऊपर जब टिकेगा, और आइडियली ओपन हाई था ट्रेड डील के दिन 30.94, तो आइडियली तो 30.94 के ऊपर ट्रेड बनेगा, बट एक अटेम्प्ट 29.77 के ऊपर करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं विशाल जी, ये पूछ रहे हैं क्रॉस में क्या करें सर, 227 रुपए का लिया हुआ है। क्रॉस में एक बार 234.50 तक का वेट करना चाहिए। ठीक है, और एक काउंटर है यूनाइटेड डिस्पिट सर, इसमें 1394 रुपए का लिया हुआ है, इसमें क्या राय रहेगी आपकी? यूनाइटेड स्पिरिट, देखिए दारू में थोड़ा थोड़ा सा बाउंस बैक आ रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट, हाँ दारू काउंटर में थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, तो यूनाइटेड स्पिरिट में भी प्रोबेबली यहां से रिवर्सल बनना चाहिए, जो कि बन भी रहा है। तो 1451 1451 तक तो आ जाएगा। उसके एक मिनट, प्रिसाइज लेवल है 1445, यहां तक तो आ जाएगा अगर वो निकलता है, तो जिसकी उम्मीद मेरे को काफी आई है कि निकलेगा, तो फिर गैप फिल करने 1538 1593 तक जाएगा। एक सवाल है टीएमबी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, इसमें 760 रुपए तक का टारगेट आ जाएगा क्या, ये श्रवण जी पूछ रहे हैं। आपने दिया हुआ है क्या 760 का टारगेट अंशुल भाई, टीएमबी में, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में? नहीं, टीएमबी तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है सर। टीएमबी तो हो सकता है इन्होंने खुद से निकाला हो, क्या ये सही सोच रहे हैं? मे बी किसी सवाल के जवाब में भले दे दिया हो, बट टीएमबी हमारी लिस्ट में कभी रहा नहीं है। हालांकि हाँ 575 का ब्रेकआउट है, टारगेट इसका
50 से 1000 रुपए के बीच में बनता है। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट कहीं से हमारी लिस्ट में है नहीं है। जो टेक्निकल पैटर्न है वहां से 950,000 रुपए जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यश साहब, ये पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए सर बीएससी और एल&टी फाइनेंस, ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? पहले एलटी फाइनेंस कर लेते हैं। एलटी फाइनेंस में अभी साइडवेज प्राइस एक्शन चालू हो गया सर। एलटी फाइनेंस अब वीकली मूविंग एवरेज कैचअप 50 वीक मूविंग एवरेज छूटा है 243 पे, उसको कैचअप करने ये इसी जोन में ट्रेड करता रहेगा, ऊपर 320 नीचे 260। तो मैं कंप्लीटली अवॉइड कर दूंगा इस काउंटर को जब तक 50 वीक मूविंग एवरेज कैचअप नहीं होता है। उसके बाद वापस से इंटरेस्ट आएगा। आपको देखना है तो सिमिलर स्ट्रक्चर बीएससी में था जून 2025 में, और 50 वीक मूविंग एवरेज सितंबर 2025 में कैचअप हुआ था। तो आगे इन 2-3 महीने 4 महीने जो समय लगता है, आई वुड वेट फॉर दैट। बीएससी हमने डिस्कस भी किया था कि 2575 प्रोटेक्ट हुआ है, स्वीप हुआ है, तो ऑल टाइम हाई 3025-2490 तक आ जाएगा। ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ा है। आज का हाई बना है 2997-70 का। 3024-3025 तक तो आ जाएगा। वहां पे थोड़ा सा राइट साइड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर डेवलप करता है, ब्रेकआउट देता है, तो फिर 3400-3500 तक भी निकलेगा। तो अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा राइट साइड डेवलपमेंट का वेट कर लीजिए। एक सवाल मिला है हमें टाटा कम्युनिकेशन पर, राणा जी का 1830 का लिया हुआ सर, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं वो। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन 1913 का जो फेल्ड ब्रेकआउट था उसका लिक्विडेशन लेवल 1520 आ चुका है। तो अब डाउन साइड तो लिमिटेड लगती है अनलेस 1520 के नीचे क्लोज कर दे, बट डाउन साइड अब लिमिटेड लगती है। और ये सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट के लिए ऊपर जाना चाहिए 1913 के आसपास। आशु जी हैं। आशु भाई, आपने देखिए 5 सवाल पूछे हैं, मैं 2-3 सवाल तो लेने की पूरी कोशिश करता हूं। ग्लैंड फार्मा, जुपिटर वैगन और अनंतराज, इनमें बाय और वेट फॉर डिप, इनमें बता दीजिए अंशुल जी, 6 महीने के लिए ये सोच रहे हैं। जुपिटर वैगन, ग्लैंड फार्मा और अनंतराज। सर अनंतराज भी मेरे को नीचे लग रहा है, हालांकि अभी पुल बैक में है तो 610 तक जा सकता है, बट ओवरऑल अनंतराज मेरे को नीचे 410-412 तक दिख रहा है। प्रिसाइज लेवल 418, तो अनंतराज तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ग्लैंड फार्मा बचा। ग्लैंड फार्मा जब तक मतलब पैटर्न अच्छा डेवलप कर रहा है, ब्रेकआउट 2171 के ऊपर है, तो ग्लैंड फार्मा वॉच लिस्ट में रखिए। 1682 बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया है, ऊपर 2171 जा सकता है। 2171 निकलता है तो फिर ये स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी 2850 तक की। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है फ्यूजियामा पावर सिस्टम पर बाय करें या नहीं। ये हमारे एक दर्शक हैं खोटिया साहब, इनका सवाल है जी। यूएलटी सोलर अभी आईपीओ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स की रेंज 230 रुपए ऊपर में है और लगभग 193 नीचे में है। इसी बॉक्स के अंदर ये जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आईपीओ बेस बना रहा है। तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट जब 230 के ऊपर बनेगा तब इंटरेस्ट आना चाहिए।